या एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लेकर के आए हैं 2021 में जो यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम हुआ था प्रीलिम्स का, उसका पेपर देखेंगे आज। और लगभग आज हम 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे और 50 हम कल कवर करेंगे, ताकि 2 वीडियोज़ में लगभग हमारा एक पेपर कवर हो जाए। और हम ये सीरीज़ चलाएँगे 2013 तक, और जल्दी से इनको कंप्लीट करने के बाद हम सीसैट को भी लाएंगे, ताकि प्रीवियस के जितने भी क्वेश्चन पेपर अभी तक हुए हैं तो उनको अच्छे से एनालाइज कर पाएँ, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कर पाएँ और प्रीलिम्स को अच्छे से क्लियर कर पाएँ। तो आप इस पीडीएफ को यूपीएससी की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहाँ पर जा करके इस पीडीएफ को आप देख सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। और ये जो पेपर है ये दोनों लैंग्वेज में दिया होता है, हिंदी और इंग्लिश में, तो आप इसको ठीक से देख सकते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सही कथन बताना है। तो जो इसमें पहला ऑप्शन है कि केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, तो बिल्कुल सही है। और दूसरा जो ऑप्शन है, भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देते हैं, तो ये गलत है। और जो तीसरा ऑप्शन है कि आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है, ये एकदम सही ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर होगा 1 और 3, तो सी ऑप्शन सही हो गया। जो दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में नियोजित अनियत मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पहला ऑप्शन है, सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। जो अनियत मजदूरी का मतलब होता है जो नियमित रूप से मजदूर नहीं होते हैं, तो उनके लिए ये बताया गया है, तो ये सभी के लिए नहीं है, वहाँ पर कोई इंश्योरेंस वगैरह नहीं होता है। जो दूसरा ऑप्शन है कि सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य समय एवं समयोपरि भुगतान के हकदार हैं, तो बिल्कुल सही है। जो तीसरा ऑप्शन है कि सरकार अधिसूचना के द्वारा यह विनिर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठा या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा, तो बिल्कुल ये सही ऑप्शन है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा 2 और 3, तो जिसमें 2 और 3 होगा, मतलब बी ऑप्शन सही हो गया। तो अगला जो क्वेश्चन है नंबर 3, आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है। तो देखते हैं आर्थिक मंदी जब आती है तो उस टाइम पर कैसे कैसे कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है कि कर की दरों में कटौती के साथ साथ ब्याज दर में वृद्धि करना, तो ये नहीं होता, मतलब ब्याज दर नहीं बढ़ाई जाती। सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना, ये भी गलत है। कर की दरों में वृद्धि के साथ साथ ब्याज दर में कमी करना, तो ये बिल्कुल सही है। बैंक्स को लोन ज़्यादा प्रोवाइड करना होता है, उन पर ब्याज दर जब कम हो जाती है तो लोग भी उस पैसे को लेते हैं, इसलिए ब्याज दर कम होता है। आगे है कि सार्वजनिक परियोजनाओं में व्यय में कमी करना, तो ये एक ऑप्शन गलत है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है यदि इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, या इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, या वस्तु घटिया किस्म की है और उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि हो, तो ये तो नहीं होगा। और जो चौथा है कि इसकी कीमत घटती है, तो जो इसका सही आंसर होगा 1 और 4 होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 का, जिसमें पूछा गया है कि भारत में शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें भी सही बताना है। तो शहरी सहकारी बैंकों के बारे में बताना है कि राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं विनियमन किया जाता है, तो ये गलत है, राज्य सरकारों द्वारा नहीं होता है। वे इक्विटी शेयर एवं अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं, तो ये एकदम सही है। आगे है, उन्हें वर्ष 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के कार्य क्षेत्र में लाया गया था, तो ये भी एकदम सही ऑप्शन है। तो इसलिए जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा 2 और 3, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किससे या किनसे प्रभावित होता है या होते हैं। तो देखते हैं कि किनसे किनसे जो भारतीय सरकारी बॉन्ड है ये किससे किससे प्रभावित होता है।
तो जो पहला ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व की कार्यवाही, दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक की कार्यवाही, तीसरा है मुद्रास्फीति एवं अल्पावधि ब्याज दर। तो जो ये तीनों ऑप्शन हैं ये सही हैं, तो जो इसका सही आंसर होगा वो हमारा डी ऑप्शन सही है, 1, 2 एंड 3। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसमें बताना है कि जो उपयुक्त दिए गए हैं 4 कथन, इनमें से कौन है जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सम्मिलित किए जाते हैं या किया जा सकता है जिनको। तो पहला ऑप्शन है विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बॉन्ड, दूसरा है कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश, और जो तीसरा है वैश्विक निक्षेपागार मतलब डिपॉजिटरी प्राप्तियां, और जो चौथा है अनिवासी विदेशी जमा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1, 2 एंड 3, मतलब जो फोर्थ ऑप्शन है अनिवासी विदेशी जमा, तो ये गलत ऑप्शन है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है, दूसरा है घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है, और जो तीसरा है वो है व्यापार संतुलन में सुधार लाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा केवल ए, मतलब विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है। तो जो इसका दूसरा और तीसरा ऑप्शन होगा ये होगा कहीं ना कहीं गलत। जो अदर कंट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं अवमूल्यन करती रहती हैं, मतलब अपने पैसों का रीज़न यही है। अगला क्वेश्चन है नंबर 9 जो दिया गया है, भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है। तो भारत सरकार के नज़रिए से देखना है कि इसका जो प्रमुख चिंता का कारण वो क्या होगा। तो जो पहला ऑप्शन है स्थावर संपदा के क्रय और विलासिता युक्त आवास में निवेश के लिए संसाधनों का अपयोजन, दूसरा है अनुत्पादक गतिविधियों में निवेश और जवाहरात गहने सोना इत्यादि का क्रय, और जो तीसरा राजनीतिक दलों को बड़े चंदे एवं क्षेत्रवाद का विकास, और जो चौथा है कर अपवंचन के कारण राज्य कोष में राजस्व की हानि। तो जो इसका सही सुटेबल आंसर होगा वो होगा डी, मतलब कर अपवंचन के कारण राज्य कोष में राजस्व की हानि होती है। तो जो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन सही हो गया। तो अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है। मतलब ऐसी कौन सा कथन होगा इनमें से जो कि मुद्रास्फीति कारक है, जिसका प्रभाव मुद्रास्फीति पर पड़ेगा। तो जो इसका सही आंसर होगा उसको हम देख लेते हैं। पहले तो सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। जो पहला ऑप्शन है सार्वजनिक ऋण की चुकौती, दूसरा है बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से उधार लेना, और जो तीसरा है बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से उधार लेना, और जो डी ऑप्शन है बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। तो ये मेन है, नई मुद्रा जितनी ज़्यादा आएगी उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति कारक एक तरीके से ये बनेगा, और मुद्रास्फीति मतलब महंगाई बढ़ेगी। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है 11 नंबर का, निम्नलिखित में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है। तो पहला जो ऑप्शन है बैंकों में आरक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि, और जो दूसरा है बैंकों के सांविधिक चल निधि अनुपात में वृद्धि, जो तीसरा है लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, और जो डी ऑप्शन है वो है देश की जनसंख्या में वृद्धि। तो जनसंख्या में वृद्धि तो नहीं होगा, आप इसको ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि होगी अगर किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है तब। तो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन जो कि है 12 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित किन किन कारणों से होती है। तो इनमें कारण बताने हैं कि जो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति है तो उसमें जो वृद्धि होगी तो उनके कारण क्या होंगे, सही बताना है। तो जो पहला ऑप्शन है वो है विस्तारकारी नीतियाँ, ये सही है। दूसरा है राजकोषीय प्रोत्साहन, ये भी सही है। जो तीसरा है ये देख लेते हैं मुद्रास्फीति सूचकांकन, मजदूरी, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग, वेजेस, तो ये गलत होगा, इसके बारे में नहीं है इसमें। और जो चौथा है वो है उच्च क्रय शक्ति, तो ये भी सही है। और जो पांचवा है बढ़ती ब्याज दर, तो ये गलत है, बढ़ती ब्याज दर से इससे उसका कोई लेन देन नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन सही होगा, 1, 2 एंड 4।
तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 13 नंबर का, जो कि है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें है खुदरा निवेशक डीमैट अकाउंट के माध्यम से प्राथमिक बाजार में राज्यकोष बिल, ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। तो ये एकदम सही है। तो आपको भी पता है जब डीमैट अकाउंट खुलते हैं तो वहाँ पर किस किस की ट्रेडिंग होती है और कहाँ कहाँ पैसे अपने निवेश करते हैं। तो अगला जो ऑप्शन है बातचीत से तय लेन देन प्रणाली, आर्डर मिलान, निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, आर्डर मैचिंग, भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है। जो तीसरा है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड का भारतीय रिजर्व बैंक एवं बम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तन किया जाता है। तो ये जो ऑप्शन है वो गलत है, तो इसलिए जो सही आंसर होगा 1 और 2, तो बी ऑप्शन इसमें सही है। तो अगला जो क्वेश्चन है 14, वाटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी सही बताना है। जो पहला ऑप्शन है ये जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्त संसाधनों, माइक्रो फाइनेंसिंग टूल्स को लागू करता है, तो ये एकदम सही है। जो दूसरा है यह एक वैश्विक पहल है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के तत्वाधान में प्रारंभ किया गया है, तो गलत ऑप्शन है। जो तीसरा है इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायकी के बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थ बनाना है, तो ये एकदम सही ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर होगा 1 और 3 सही होगा, मतलब सी ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, भारत में अंतिम उधारदाता, लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। पहला ऑप्शन है अन्य स्रोतों के ऋण प्राप्ति में विफल होने पर व्यापार एवं उद्योग निकायों को ऋण प्रदान करना, और जो दूसरा है अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराना, तो ये एकदम सही है। और जो तीसरा है वो बजटीय घाटों के वित्तीयन के लिए सरकारों को ऋण देना। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, केवल 2 और पहला और तीसरा कट जाते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यवहार संहिता, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस साधन उपलब्ध कराती है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिकी पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार, और जो दूसरा है रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि का पारिस्थितिकी प्रबंधन, और जो तीसरा है वो है निम्नीकरण भूमि पर कृषि फसलों की खेती का संधारणीय व्यवहार, जो चौथा है प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। तो जो इसमें सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ए, इलेक्ट्रॉनिकी पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार। देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन, जो कि है 17 नंबर का। इसमें पूछा गया है कि ताम्र प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण क्या है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या चिंता के कारण हैं इसके। तो जो इसमें पहला ऑप्शन है वो है कि वे पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्राओं में निर्मुक्त कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, कर सकते हैं। ताम्रमल, कॉपर स्लैग पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निक्षालन, लीचिंग का कारण बन सकता है, बिल्कुल सही है। जो तीसरा, वे सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त कर सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा डी, 1, 2 और 3। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 18 नंबर का, भट्टी तेल फर्नेस ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो पहला ऑप्शन है कि यह तेल परिष्करणीयों रिफाइनरी का एक उत्पाद है। तो आप देख लीजिए इसको, थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी में भी देख लीजिएगा, क्योंकि इसकी जो हिंदी ट्रांसलेशन आती है थोड़ा सा अजीब लैंग्वेज में आती है, पता नहीं कौन सी ग्रह से इनका उच्चारण किया जाता है इसमें। तो फिर दूसरा जो ऑप्शन है वो है कि कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा मतलब पावर उत्पादन के लिए करते हैं, और जो तीसरा है इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है। तो देखते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1, 2 और 3, मतलब तीनों के तीनों सही हैं। तो इसका जो सही आंसर है डी ऑप्शन सही है।
अगला क्वेश्चन है 19, ब्लू कार्बन के बारे में बताना है। आपने अभी तक ब्लैक कार्बन के बारे में पढ़ा होगा, ब्लू कार्बन के बारे में भी पढ़ा होगा। ब्लू कार्बन के बारे में आपको पता होगा कि ये कहीं ना कहीं महासागरों से जुड़ा हुआ होता है। तो ब्लू कार्बन आप देख सकते हैं इसमें, जहाँ महासागर वाला होगा, आप थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ब्लू कार्बन किससे रिलेटेड हो सकता है। तो जो इसमें पहला ऑप्शन है वो है महासागरों और तटीय परिस्थितियों तंत्रों द्वारा प्रगृहित कार्बन। तो ये एकदम सही ऑप्शन होगा। जो क्वेश्चन है 20, प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है। तो इसमें किसकी सबसे ज़्यादा संभावना है जीवित पाए जाने की। तो देखते हैं, फर्न है, लाइकेन है, मॉस है, छत्रक है। तो छत्रक को हम मशरूम भी बोलते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। जो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा लाइकेन और मॉस, क्योंकि इनके लिए मृदा की आवश्यकता नहीं होती है, और बाकी फर्न और छत्रक मतलब मशरूम आपको पता है इनके लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा वो 21 होगा। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है। तो कांग्रेस घास हो गई, एलिफेंट घास हो गई, लेमन घास है, नट घास है। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा लेमन घास है, सी ऑप्शन सही है। प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो जो अगला क्वेश्चन है 22, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। तो जो जीव हैं इनके प्रकारों के बारे में बताना है। तो इसमें ये बताना है कि उपयुक्त में से कौन से जीव महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पादक हैं। तो प्राथमिक उत्पादक बताना है कि महासागरों में पहला जो उत्पादक होता है वो कौन सा है। तो इसमें साइनोबैक्टीरिया है, 3 डायटम्स भी है, पर कॉपीपोड और फोरामेनिफेरा ये नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2 और 3, बी ऑप्शन सही है। अगला जो क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। तो इसमें बताना है कि कौन से जीव जो हैं परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावनाओं को कम करने के लिए स्वयं को लपेट कर अपने सुबेद अंगों की रक्षा करता है। मतलब ऐसे कौन से जीव हैं जो परभक्षियों से अपने आप की रक्षा करते हैं। मतलब तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा जाहक और वज्र शल्क। ये 2 ऐसे जीव हैं जो परभक्षियों से अपने आप को बचा लेते हैं ऐसे करके। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, 1 और 3। तो अगला जो क्वेश्चन है 24, वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा मतलब न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है ये बताना है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया, बिल्कुल सही है। जो दूसरा है इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया, बिल्कुल सही है ये भी। और ये वैध रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है, तो ये गलत है, बाध्यकारी नहीं है, इसलिए तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। और जो चौथा है ये सरकारों, बड़ी कंपनियों और देशी समुदायों द्वारा समर्थित है, बिल्कुल सही है। और जो पांचवा है भारत इसके प्रारंभ के समय हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था, तो ये नहीं है, मतलब इसके प्रारंभिक समय में नहीं, बाद में ये आया था। तो इसलिए जो इसका सही ऑप्शन होगा 1, 2 और 4, तो ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है तंत्रिका अपभ्रंश मतलब न्यूरोडीजनरेटिव समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइड कण पर्यावरणीय प्रदूषकों के रूप में निम्नलिखित में से किनसे उत्पन्न होते हैं। तो देखते हैं इसमें जो ऐसे कुछ प्रदूषक हैं जो तंत्रिका तंत्र को कहीं ना कहीं डैमेज कर देते हैं। तो इसमें देखते हैं मोटर गाड़ी के ब्रेक, मोटर गाड़ी के इंजन, घरों में प्रयोग होने वाले माइक्रोवेव स्टोव और बिजली संयंत्र, टेलीफोन लाइन। तो इसमें ऐसे कौन से ऑप्शन हैं, मतलब ऐसे कौन से प्रदूषक हैं इनमें बताने हैं जो तंत्रिका तंत्र को डैमेज कर देते हैं। सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए जो इसका सही ऑप्शन होगा वो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। तो अगला जो क्वेश्चन है 26, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी मतलब फिल्टर फीडर है। तो असल कमीन मतलब है कैटफिश, और अष्टभुज मतलब ऑक्टोपस, और सीप मतलब आयस्टर, और हवाशिल मतलब पेलिकन। तो इसमें ऐसे कौन से जीव जो हैं वो निस्यंदक भोजी हैं, मतलब फिल्टर फीडर है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा सी ऑप्शन सही है, मतलब सीप आयस्टर जो है वो जीव निस्यंदक भोजी है।
अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्वों के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है? तो वो है फास्फोरस चक्र। तो अगला जो क्वेश्चन है 29, UNEP द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक को किस लिए विकसित किया गया है? पहला ऑप्शन है संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं सही लग रहा है। तो जो दूसरा ऑप्शन है वो है कार्बन उत्सर्जन व्यापार में विश्व भर की वाणिज्यिक कृषि संस्थाओं के प्रवेश हेतु अधिकार देने के लिए। तो ये गलत है। जो तीसरा है सरकारों को अपने देशों द्वारा किए गए समग्र कार्बन पदचिह्न के आकलन हेतु अधिकार देने के लिए, ये भी गलत। और जो चौथा है किसी इकाई समय यूनिट टाइम में विश्व में जीवाश्म ईंधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले समग्र कार्बन पदचिह्नों के आकलन के लिए। तो ये कहीं ना कहीं सही लग रहा है, पर ये गलत ऑप्शन है। तो ये पूरे विश्व की बात हो रही है, पूरे विश्व में जितना भी कार्बन उत्सर्जित होगा उसके पदचिह्न को आकलन करने के लिए किया जाता है, इसलिए जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा ए ऑप्शन सही होगा। तो अगला जो क्वेश्चन है 30, निम्नलिखित समूहों में से किसमें ऐसी जातियां होती हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती है? जिसमें कि नाइडेरिया है, कवक है और आदि जंतु है प्रोटोजोआ। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, ये तीनों ही सहजीवी संबंध बनाते हैं, इसलिए जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा डी 1, 2 और 3। अगला जो क्वेश्चन है 31, इसमें पूछा गया है मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है यह कच्छ पघात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। तो ये है एकदम सही ऑप्शन। और जो दूसरा है यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। तो ऐसा नहीं है, मतलब दूसरा ऑप्शन गलत है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना है। तो ये भी गलत है। और जो चौथा है इसके डिज़ाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। तो ये एकदम सही ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर होगा 1 और 4 होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन सही है। अगला जो क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? तो आपको पता है, जब आप सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ते हैं एंशियंट में, तो वहाँ पर आपको कुछ ऐसी जगहों के नाम बताए जाते हैं जहाँ पर जो पानी की व्यवस्था वगैरह थी वो काफ़ी ठीक ठाक थी और नगर वगैरह काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब विकसित थे एक तरीके से। तो उसमें मोहनजोदड़ो का भी नाम आता है और धौलावीरा का भी नाम आता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो धौलावीरा होगा। तो इसलिए जो ए ऑप्शन है वो सही होगा। जो क्वेश्चन है 33, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था? तो पहला देखना है कि इसमें भरूच में किया गया था या चिकागोल में किया गया था या त्रिचनोपोली में किया गया था। जो पहला कारखाना खोला था ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो था ए ऑप्शन, मतलब भरूच में खोला गया था। तो इसलिए जो भरूच ऑप्शन होगा वो सही होगा। तो अगला जो क्वेश्चन है, गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? इसमें देखना है कि जो हर्षवर्धन थे इन्होंने किन किन राज्यों पर अपना शासन किया था। उन्होंने मगध पर भी किया था, पर मालवा पर नहीं किया था। और जो थानेश्वर है वहाँ पर भी किया था, कन्नौज में भी किया था। और आपको पता है कन्नौज में अपनी बहन की शादी करी थी और वहाँ पर उनके बहनोई की हत्या हो गई थी। उसके बाद वहाँ पर उन्होंने अधिकार कर लिया था और वहाँ पर शासन करने लगे थे। और जो 5वां है देवगिरी के यादव, मतलब यहाँ पर नहीं करी थी। और जो 6 है वल्लभी के मैत्रक। तो इसलिए जो ऑप्शन होगा सही वो होगा 1, 3, 4 और 6। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। तो देख सकते हैं आप इसको। और जो अगला क्वेश्चन है 35, तो इसमें पूछा गया है कि पुर्तगाली लेखक नूनिज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थीं? इसमें बताना है कि जो विजयनगर साम्राज्य था इसमें जो महिलाएं रहती थीं वहाँ पर, तो वो किस किस में पारंगत थीं या निपुण थीं? तो इसमें देखना है कुश्ती में होती थी, ज्योतिष शास्त्र में होती थी, लेखाकरण में भी होती थी, भविष्यवाणी में भी होती थी। इसलिए जो सही ऑप्शन होगा इसका डी ऑप्शन सही होगा, मतलब
1, 2, 3 एंड 4। और जो अगला क्वेश्चन है 36, आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। तो पिंगली वेंकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिज़ाइन किया, तो ये गलत है। पट्टाभी सीतारमैया ने यहाँ से आंध्र क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया, ये भी गलत है। और तो जो अगला ऑप्शन है तीसरा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया, तो ये एकदम सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन होगा वो होगा सी। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है 37, इसमें कुछ युग्म दिए गए हैं, इनका मिलान करना है, ऐतिहासिक स्थल बताने और ख्याति का कारण क्यों वो प्रसिद्ध हैं। तो बुर्ज होम है वो किस लिए प्रसिद्ध है, और चंद्रकेतुगढ़ किस लिए है, गणेश्वर किस लिए है। बुर्ज होम जो है वहाँ पर सबसे पहले कहीं ना कहीं कृषि ज्यों और गेहूँ वगैरह उगाए गए थे, तो वो सब चीज़ें थी। पर ये यहाँ पर शैलकृत देव मंदिर है, तो इसलिए ये गलत ऑप्शन हो गया। तो इसलिए जो पहला ऑप्शन होगा वो होगा गलत। तो इसमें जहाँ पर पहला ऑप्शन नहीं होगा वो होगा सही। तो सी एंड डी हो सकता है। तो देख लेते हैं, चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला, ये एकदम सही है। और गणेश्वर ताम्र कला कृतियों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसलिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, 2 एंड 3। अगला जो क्वेश्चन है 38, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश के शासन काल में चंगेज़ खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था, तो क्या ये सही ऑप्शन है। तो बिल्कुल ये सही ऑप्शन है। तो अगला जो है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी, तो ये गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में नहीं हुआ था। और जो अगला है तीसरा, विजयनगर साम्राज्य के देव राय द्वितीय के शासनकाल में वास्को द गामा केरल के तट पर पहुंचा था, ये बिल्कुल गलत है। तो इसलिए जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा 1, मतलब केवल ए ऑप्शन सही है। तो अगला जो क्वेश्चन है 39 नंबर का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, तो ये बिल्कुल सही है। आगे है, संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई थी तथा उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है, ये ऑप्शन गलत है। और जो तीसरा है, गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है, एकदम सही ऑप्शन है। तो इसलिए जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन सही होगा, 1 एंड 3। अगला जो क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, ये बताना है। तो मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दाएं भाग निम्न जाति की सिविल विधि थी, तो ये एकदम गलत है। और मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दाएं भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, तो ये ऑप्शन एकदम सही है मिताक्षरा के बारे में, मिताक्षरा व्यवस्था के बारे में। और अगला जो है ऑप्शन वो है, मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दाएं भाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों दोनों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, तो ये ऑप्शन एकदम गलत है। इसका सही ऑप्शन होगा केवल 2 ऑप्शन सही है, मतलब बी ऑप्शन सही है। तो अगला जो क्वेश्चन है 41, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूत, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे, तो ये देखते हैं, नाटककार थे ये, इसलिए ये प्रसिद्ध थे। बाकी ये सारे ऑप्शन गलत हो गए, तो देख सकते हैं इनको अच्छे से। तो अगला जो क्वेश्चन है 42, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला ऑप्शन है वो है कि 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी, तो सभी महिलाओं के लिए नहीं है, तो इसलिए ये पहला ऑप्शन गलत है। तो अगला जो ऑप्शन है वो है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था, तो ये एकदम सही है, 1935 में किया गया था, इसलिए जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा 2, मतलब केवल 2 सही है, मतलब बी ऑप्शन सही हो गया। तो अगला क्वेश्चन है 43, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, तो इसमें बताना है। AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया, और तो ये ऑप्शन एकदम सही है, AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया था 8 अगस्त को 1942 में।
तो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया था, ये एकदम गलत है। और 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दिया, ये भी गलत है। 8 अगस्त को नहीं हुआ था। और क्रिप्स ने प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही संपूर्ण डोमिनियन स्टेट वाले भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, ये भी गलत है। तो इसलिए जो सही ऑप्शन होगा वो हमने पहले ही बता दिया है। जो क्वेश्चन है 44, इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंध है। गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी। तो ये ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन। जो अगला क्वेश्चन है 45, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है। तो इसमें देखना है मध्यकाल में जो क्षेत्र होते थे उनको कैसे डिवाइड किया जाता था राज्यों को। तो पहले होता था परगना, फिर सरकार, फिर सूबा। तो आप इसको देख सकते हैं अच्छे से और इनको थोड़ा सा याद कर लीजिए, ऐसे आते हैं क्वेश्चंस, आरोही या अवरोही क्रम में पूछे जाते हैं। तो और अगला जो क्वेश्चन है 46, इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थे या थी, जो बाद में बेथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा। तो वो थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर, मतलब सी ऑप्शन सही हो गया। और तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्त सिंह ढिल्लो क्यों याद किए जाते हैं। तो वो याद किए जाते हैं आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है 48 नंबर का, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो हैदराबाद राज्य से आरकोट के निज़ाम का उदय हुआ था, ये बिल्कुल गलत है। और विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ, बिल्कुल सही है। और रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में से हुआ था, तो ये भी गलत है। तो इसलिए जो सही ऑप्शन होगा इसका वो होगा बी ऑप्शन सही होगा, केवल 2। अगला क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो इसमें देखना है कि अजंता गुफाएं जो हैं वाघोरा नदी की घाटी में स्थित है, बिल्कुल ये सही ऑप्शन है। और जो अगला क्वेश्चन है 50 नंबर का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें यूनिसेफ ने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया था, तो ये एकदम गलत है। और अगला जो है वो है पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इसलिए जो सही आंसर होगा वो होगा बी, केवल 2 ऑप्शन सही होगा। तो ये हो गए आज के हमारे 50 क्वेश्चंस। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बनी होगी पर कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चंस इसमें लगभग 50 क्वेश्चंस कवर करे गए हैं ताकि जल्दी सारे क्वेश्चंस कवर कर ले 2013 तक, और उसके बाद फिर इनको एनालाइज भी कर पाएँ और उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ पाएँ ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएँ और प्रीलिम्स अपना क्लियर कर पाएँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।